Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss 9th chemistry, chapter number 3 plus 4, FLP. It is full board pattern paper, 31 questions, having 12 MCQs, 4 long and 15 short questions. So MCQs solve करने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले ऐसे दो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेने हैं जो कि ज़्यादा रिलेट नहीं करते हैं उसके साथ, उनको आपने स्किप कर देना है उन दो ऑप्शंस को जो कि स्टेटमेंट के साथ रिलेट नहीं करते। देन आपने बाकी के दो ऑप्शंस में से यू हैव टू सिलेक्ट कि कौन सा ज़्यादा क्लोजली है रिलेट करता इस स्टेटमेंट के साथ। इस तरह से आपके ज़्यादा MCQ सही होने का चांस है। सो फर्स्ट MCQ इज़ आइडेंटिफाई विच पेयर हैज़ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ओके, पोलर आपने आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पर अगर आप देखें O2Cl2, ये दोनों ही नॉन पोलर हैं, ठीक है, बिकॉज सेम एटम्स के दरमियान यहाँ पे भी दोनों ऑक्सीजन है, दोनों सेम, यहाँ पे भी दोनों सेम है क्लोरीन, इसलिए इन दोनों में नॉन पोलर बॉन्ड है। यहाँ पे अगर आप देखें तो H2O, यस इट हैज़ पोलर बिकॉज यहाँ डिफरेंट एटम है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, इट इज़ पोलर। बट N2 अगेन इट इज़ नॉन पोलर, इसको भी आप स्किप कर देंगे। ये दो ऑप्शंस आपने स्किप कर दी। अब आप बाकी दोनों ऑप्शंस में से देखेंगे कि कौन सी ज़्यादा रिलेट करती है। ओके, थर्ड ऑप्शन में भी H2O है विच इज़ पोलर, बट C2H2 इट्स नॉन पोलर। इसमें एटम्स तो डिफरेंट हैं बट इन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कुछ ख़ास है नहीं, बहुत ही कम डिफरेंस है, दैट्स वाई दे आर नॉन पोलर। सो सी ऑप्शन भी आप स्किप करेंगे। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, वाटर इज़ आल्सो पोलर एंड HCl इज़ आल्सो पोलर, सो डी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो बच्चे डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन। सो बेटा आपसे उसने पूछा है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, इलेक्ट्रॉन पेयर्स नहीं पूछा। इलेक्ट्रॉन पेयर होता तो आप दो ही लिखते, ठीक है, तो दो नहीं आ सकता, ए ऑप्शन आपका रॉन्ग है। तो हर बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे दो बॉन्ड है, दैट मीन्स टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, 4। नेक्स्ट, कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम्स, विच एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर विल बी द मोस्ट स्टेबल वन। ओके, इनमें से कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? बच्चे, स्टेबल कौन सा होता है जिसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। ओके, आउटर मोस्ट में, टोटल 8 होना ज़रूरी नहीं है। ओके, सो ए ऑप्शन है जी 6। सो आप 6 का देखें फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, और सेकंड में 4, ठीक है, तो यानी यहाँ 4 बचे ना सेकंड में, तो बेटा 4 तो स्टेबल ना हुआ, ठीक है, आउटर मोस्ट में 8 होने चाहिए, दैट्स वाई ये रॉन्ग है ऑप्शन। फिर बी ऑप्शन में है 10, यहाँ पर 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके फर्स्ट शेल में है, तो बाकी कितने बचे? 8 सेकंड शेल में है, और यानी आउटर मोस्ट शेल में इसके 8 हैं, दैट मीन्स इट इज़ स्टेबल, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1। जबकि अगर आप सी ऑप्शन की तरफ देखें, सो सी ऑप्शन में है तो 8, लेकिन इसमें 2 तो पहले शेल में आ गए, आखिरी शेल में तो 4 ही बचे, सो ये रीज़न है कि आपका सी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। ओके, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन एटम इज कॉल्ड। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसे क्या कहते हैं? सो बच्चे, यहाँ पर एनर्जी इसका बताया। अब इसमें आप ए ऑप्शन सबसे पहले स्किप कर सकते हैं बिकॉज आपने ये पढ़ी ही नहीं, लेटेस्ट एनर्जी आपके कोर्स का टॉपिक नहीं है, आप इसको इजीली पहले स्किप कर सकते हैं। देन आप बाकियों में अगर आप देखें तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन दोनों में से कोई हो सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं हो सकती क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई एनर्जी नहीं है, इट्स जस्ट अ एबिलिटी, तो ये कोई एनर्जी नहीं है, इसलिए ये आप स्किप कर सकते हैं। बाकी की दो ऑप्शंस में से जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा
कि आप कौन सी ज़्यादा क्लोज है इसके, इस स्टेटमेंट के। ओके, तो बेटे आयनाइजेशन एनर्जी तो होती है वो एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं होता बल्कि रिमूव होता है। तो दैट इज़, ये यहाँ पे रॉन्ग है, आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट है कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटल। मेटल इनमें से बतानी है कौन है। तो बच्चे हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, कार्बन भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, ओनली मैग्नीशियम इज अ मेटल, डी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज़ अ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनमें से किसकी सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो बच्चे आयोडीन, ब्रोमीन तो आप निकाल ही देंगे, इनकी बहुत कम होती है, इनको नहीं देखा जाता। जब हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात होती है तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन को ही देखा जाता है, इसलिए ये दोनों आप निकाल दें। इन दोनों में से अगर आप देखें फ्लोरीन क्लोरीन, तो बच्चे फ्लोरीन इज़ द राइट आंसर, ए ऑप्शन, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है। नेक्स्ट है ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है। तो ये आपके पास बुक के अंदर टेबल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वहाँ से आपको पता चल सकता है कि जो ब्रोमीन है उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है। सो बेटा इट्स 3, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। देखिए 4 तो हो ही नहीं सकती, आप पहले ही 4 को स्किप कर देंगे, क्योंकि 4 तो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो किसी की हो सकती है, एंड दैट इज ऑफ फ्लोरीन। ये तो एक स्टैंडर्ड है, इसको आप सबसे पहले ही छोड़ देंगे, आपको पता होना चाहिए फ्लोरीन की है। बाकियों में से आप देखेंगे, सो डी ऑप्शन है 3 इज द राइट आंसर। वीकेस्ट फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल, इन सब में से वीकेस्ट फोर्स कौन सी है। तो बच्चे अगर आप देखें तो इनमें से आप आयोनिक और कोवलेंट को स्किप कर देंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ये तो बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड हमेशा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इनको स्किप कर देंगे। और इन दोनों में से आप देखें तो बच्चे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स भी जो है वो होती है एक मॉलिक्यूल के अंदर, 2 एटम्स के दरमियान फोर्स, ये हमेशा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू इंटर। सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस होती हैं, लाइक HCl, एक HCl का मॉलिक्यूल और दूसरा HCl का मॉलिक्यूल, उनके दरमियान एक फोर्स होगी, वो वीकर होती है। सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है मेटल्स यूजुअली हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल के कितने होते हैं। अब बेटा इसमें बोथ तो हो नहीं सकता, ऑब्वियसली आप देखें हाई या लो, या तो हाई होंगे या लो होंगे, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता कि बोथ, इसलिए ये वाली आप पहले ही स्किप कर दें। फिर डी नन ऑफ दीज, इसको भी आप स्किप कर दें, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि इनमें से कोई आंसर ना हो, ठीक है। तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हाई है या लो है। इसमें से आप देखें तो बच्चे मेटल्स का मेटालिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, वैसे भी ये सॉलिड होती हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ए ऑप्शन। 1 ATM कितने पास्कल्स के इक्वल होता है। सो इट इज़ 101,325 पास्कल। नेक्स्ट है 4th पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं, जो आपके पास 4th पीरियड है पीरियोडिक टेबल। तो बच्चे 7 तो आप पहले ही स्किप करते, क्योंकि 7 एलिमेंट्स किसी पीरियड में नहीं है, ये तो आपके पास पता है आपको, ये आप स्किप कर दें। बाकियों में से आप देखेंगे कि कौन सा आपके पास राइट ऑप्शन है। तो 8 भी नहीं आ सकता इसमें, 8 को भी आप स्किप करेंगे, क्योंकि 8 कम है, 4th पीरियड यानी थोड़ा सा आगे जाके आना है, इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, कम नहीं हो सकते, तो इसलिए 8 वाला भी आप स्किप कर दें। बाकी अब इन दोनों में से आप देखेंगे तो बच्चे जो 4th पीरियड है उसमें 18 एलिमेंट्स आते हैं। सो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट, ओके। 4th में भी और 5th में भी इतने आते हैं। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टीज़ आर अफेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अफेक्ट होती हैं। सो बच्चे इसमें आप मेटालिक तो निकाल दें, क्योंकि मेटल का इसमें लेना देना नहीं है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इसको आप पहले ही स्किप कर देंगे। और उसके बाद जो आपके पास है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, इट इज़ अ राइट आंसर, क्योंकि
हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स चेंज होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी है, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ई बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन, बोरॉन Z इज इक्वल टू 5, ये किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो बच्चे बोरॉन P ब्लॉक से बिलोंग करता है, ओके, इट बिलोंग्स टू P ब्लॉक। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं भी याद है कि किस ब्लॉक में है, तो आप ये देखें कि आप 5 उसने बता दिया आपको, आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लें, देखें कि वो किस ब्लॉक तक जाती है, वो P तक ही रहेगी, P से आगे नहीं, ठीक है। सो इसलिए P आपके पास इसका आंसर है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रुप्स एंड पीरियड्स, डिफरेंस आप लाइन लगा के करेंगे, एक साइड पे ग्रुप्स एक साइड पे पीरियड्स। तो आप डिफरेंस लिखेंगे कि वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं, देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल एंड पीरियड में आप लिखेंगे देयर आर टोटल 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे, एक और लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर सिमिलर इन द ग्रुप, ठीक है। और पीरियड में आप लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट सेम इन द पीरियड, ठीक है। इसके अलावा भी आप बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है हाउ मेनी एलिमेंट आर प्लेस्ड इन 4th पीरियड। तो ये MCQs में भी आया था, तो आप लिख सकते हैं देयर आर टोटल 18 एलिमेंट्स इन द 4th पीरियड। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाउ मेनी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अमोनिया मॉलिक्यूल। सो बच्चे बॉन्डेड पेयर और लोन पेयर, इसके आपके पास बुक के अंदर मेंशन है डेफिनेशन लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर की, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड वाले टॉपिक में है आपके पास पेज नंबर 62 पे बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन, द इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और फिर लॉन पेयर की है पेज नंबर 63 के ऊपर है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड वाले टॉपिक में, द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम लाइक द वन अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया इज कॉल्ड अ लॉन पेयर, ठीक है। और अमोनिया के अंदर कितने होते हैं, बॉन्डेड पेयर पूछा है उसने, लॉन पेयर नहीं पूछा उसने, बॉन्डेड पेयर पूछा है। तो बच्चे आपको पता है अमोनिया में नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, तो 3 पेयर हुए, 3 बॉन्डेड पेयर, बॉन्ड 3 है ना, तो 3 बॉन्डेड पेयर, ओके। सो बच्चे जो इलेक्ट्रॉन पेयर अप होके बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं दैट इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर, और जो इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लिया, लाइक अमोनिया में 3 तो बॉन्ड पेयर हैं, लेकिन उसके अलावा इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऐसे होते हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया होता, वो कहलाते हैं लॉन पेयर। नेक्स्ट है व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। बेटा एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू बिकम स्टेबल बाय अटेनिंग 8 electrons in their outermost shell, okay. नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सो आप लाइन लगाकर लिखेंगे, एक साइड पे पोलर और एक साइड पे नॉन पोलर। पहले आप इनकी डेफिनेशन को आपसे कंपाउंड्स का पूछा गया। सो कंपाउंड्स के अंदर आप लिखेंगे कि पोलर कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स containing polar covalent bond is called polar compound
and the compound containing non-polar covalent bond is called non-polar covalent compounds. फिर आप polar non-polar bonds की भी definition लिखेंगे साथ कि if a covalent bond is formed between two similar atoms, the shared pair of electrons is attracted by both the atoms equally. Such type of bond is called non-polar covalent bond. और polar में आप लिखेंगे when there is a difference of electronegativity between two covalently bonded atoms, there will be unequal attraction for the bond pair of electrons between such atoms. So it will result in the formation of polar bond. ठीक है, इस तरह से आप इनके डिफरेंसेस लिखेंगे और एग्जांपल्स लिखेंगे. ठीक है, पोलर में आप HCl की एग्जांपल लिख देंगे और नॉन पोलर में आप लिख देंगे H2, Cl2 एक्सेट्रा. ठीक है, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ. बच्चे देखें, अगर दो सिमिलर एटम हो, MCQs में भी आपने ये देखा था H दो सिमिलर एटम है. इस तरह Cl दो सिमिलर एटम्स, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है. इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही है जो इसकी है. इसलिए इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं और इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें कहते हैं नॉन पोलर. ठीक है, दे आर नॉन पोलर. इसके अलावा अगर आप देखें HCl को, ठीक है, या आप देख लें H2O को, वाटर, ये डिफरेंट एटम से मिलके बन रहे हैं. ठीक है, इस वजह से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज डिफरेंट हैं. ऑक्सीजन की हाइड्रोजन से डिफरेंट है, इस तरह H की Cl से डिफरेंट है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज डिफरेंट होने की वजह से जो इनका बॉन्ड है वो किसी एक की तरफ, एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है. यानी ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है. एबिलिटी टू अट्रैक्ट दिस बॉन्ड पेयर वो ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड इसकी तरफ ज़्यादा होता है. इसी तरह यहाँ पे भी ये क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होता है. तो इस तरह से इनमें पोल्स बन जाते हैं. यहाँ पे पार्शियल माइनस चार्ज आ जाता है जिसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, और दूसरे की तरफ पार्शियल प्लस आ जाता है. तो ये पोल्स बनने की वजह से हम कहते हैं इट इज़ अ पोलर कंपाउंड. ठीक है, सो ये है डेफिनेशंस वगैरह आप लिखेंगे. देन नेक्स्ट है जी, why dipole forces of attraction not found in halogen molecule. ओके, तो आप लिखेंगे halogen molecules are made up of same type of atom. There is no difference of electronegativity among them. That's why they are non-polar and dipole forces of attraction are not found in them. Okay, बच्चे यही चीज़ है. देखें आप, हैलोजन क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. आप देखिए ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, हैलोजन का मॉलिक्यूल है. इसमें कैसे पोल्स आ सकते हैं? नहीं आ सकते ना, क्योंकि ये तो एक जैसे एटम से मिलके बने. कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क नहीं है, दोनों की सेम है. बॉन्ड पेयर इक्वली शेयर हुआ है, किसी की तरफ ज़्यादा या कम नहीं है. तो यहाँ कोई पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस नहीं है, तो कैसे डाइपोल आएगा? इसलिए इसमें डाइपोल नहीं आ सकता हैलोजन के मॉलिक्यूल्स में. नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट इन सोडियम क्लोराइड? सिंपल, आयोनिक बॉन्ड एग्जिस्ट इन सोडियम क्लोराइड. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी? आप इसमें डिफरेंस की फॉर्म में लाइन लगा कर लिखेंगे, एक तरफ मैलिएबिलिटी एंड एक तरफ डक्टिलिटी. सो मैलिएबिलिटी इज़ अ प्रॉपर्टी बाय virtue of which a metal can be rolled into sheets, and ductility is a property by virtue of which a metal can be drawn into wires. ओके, सो ये इनका डिफरेंस है कि मेलिबिलिटी वो है कि जिससे मेटल्स की शीट्स बनाई जा सकती हैं, और डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी है कि मेटल को वायर्स के अंदर चेंज किया जा सकता है. ठीक है, नेक्स्ट, डिफाइन शील्डिंग इफेक्ट. डेफिनेशन लिखेंगे आप, उसके ट्रेंड्स भी लिखेंगे और रीजंस भी लिखेंगे ट्रेंड्स के ब्रीफली. सो यहाँ पर है आपके पास शील्डिंग इफेक्ट हेयर. तो ये डेफिनेशन आ जाएगी और उसके बाद ये नीचे से सारा पैराग्राफ आएगा ट्रेंड्स और रीजनिंग का. ठीक है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इनर शेल स्क्रीन और शील्ड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन.
दिस इज़ कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। यानी बेटा ये देखें, न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट शेल है। न्यूक्लियस हर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता ज़रूर है, क्योंकि न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है। बट ये जो सेंटर वाले इलेक्ट्रॉन्स शेल्स हैं, इनकी वजह से न्यूक्लियस अपने आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को इतना खींच नहीं पा रहा, क्योंकि सेंटर वालों को भी तो उसने खींचना है, तो उसकी फोर्स जो है वो सेंटर वालों तक तो पहुंच रही है, लेकिन आउटर मोस्ट वालों तक कम पहुंच रही है। तो हम कहते हैं कि जो सेंटर वाले शेल हैं ये एक शील्ड, ये रिकावट हैं, स्क्रीन कर रहे हैं, रिकावट कर रहे हैं न्यूक्लियस की फोर्स को एंड वाले इलेक्ट्रॉन्स तक पहुंचने के लिए। सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट बेटा ग्रुप में ऊपर से नीचे इंक्रीज करता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जब आप आते हैं तो साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। देखें, सोडियम ऊपर है, पोटेशियम नीचे है। अब आप देखिए पोटेशियम में शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है कि पोटेशियम में शेल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, और सोडियम में कम है। और अगर पीरियड में जाएं तो शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होता है, कम होता है, क्योंकि पीरियड के अंदर न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है, तो न्यूक्लियस अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ खींच सकता है, क्योंकि चार्ज जो बढ़ रहा है, ठीक है, शेल तो नहीं बढ़ रहे, शेल तो कांस्टेंट है, लेकिन चार्ज बढ़ रहा है तो वो थोड़ा सा खींच लेता है इलेक्ट्रॉन्स को। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड। ट्रेंड बताएंगे, रीज़न बताएंगे और आप एग्जाम्पल भी देंगे हेयर इन द पीरियड। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जब जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। उसकी वजह यह है बेटा, लेफ़्ट टू राइट, जैसे अभी मैंने शील्डिंग इफेक्ट में बताया कि लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ता है और साइज़ एटम का छोटा होता जाता है, तो न्यूक्लियस जो है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा टाइटली अट्रैक्ट करता है अपने चार्ज की वजह से, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा उसके होल्ड में होते हैं, न्यूक्लियस के होल्ड में। इलेक्ट्रॉन्स को निकालना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है फिर इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। देखें यहाँ कितनी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है लेफ़्ट टू राइट जब आएँ। लेफ़्ट में देखें इतनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ी, लेकिन राइट में आते थे जैसे जैसे चार्ज बढ़ा तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है। एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयनाइजेशन एनर्जी of the second period element increases from lithium, ब्रैकेट में लिखेंगे 520 किलोजोल पर मोल, टू नियॉन, ब्रैकेट में लिखेंगे 2081 किलोजोल पर मोल। कि लिथियम से नियॉन तक 520 से लेकर 2081 तक इंक्रीज हो रही है, ये आपकी एग्जाम्पल हो जाएगी। नेक्स्ट है, व्हाट आर द SI यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस। बेटा पिकोमीटर इज द SI यूनिट ऑफ एटॉमिक रेडियस। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ फायरवर्क। कंपोजिशन बतानी है और प्रिकॉशंस बताने हैं। ये आपका जो है एक साइड बॉक्स के अंदर का क्वेश्चन है, और ये आपको पिंक बॉक्स में ही मिलेगा। तो जो फायरवर्क्स हैं बेटा, ब्यूटीफुल फायरवर्क्स डिस्प्ले होते हैं जब भी कोई सेलिब्रेशंस वगैरह होती हैं, न्यू ईयर वगैरह की, तो इनकी कंपोजिशन है मैग्नीशियम, एलुमिनियम वगैरह के एलिमेंट्स पाउडर्ड फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा साल्ट्स ऑफ सोडियम, डिफरेंट एलिमेंट्स के साल्ट्स यूज़ किए जाते हैं और वो डिफरेंट कलर्स देते हैं। ओके, तो सोडियम के साल्ट्स गिव येलो कलर, कैल्शियम रेड, स्ट्रॉन्शियम स्कारलेट, बेरियम ग्रीन, कॉपर ब्लूइश ग्रीन, ये सारे कलर्स देते हैं। और प्रिकॉशंस में आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ फायर हैज़र्ड एंड रिस्क टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ओनली स्किल्ड प्रोफेशनल्स यूज दैम। क्योंकि उनका नुकसान होता है, फायर का अंदेशा होता है, इस वजह से उन्हें जिनको बस प्रोफेशनल्स हैं, जिनको पता है किस तरह यूज़ करना है, बस उन्हें ही इसे यूज़ करना चाहिए, प्रिकॉशन है। नेक्स्ट है, शो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। सो AlCl3, ठीक है। एलुमिनियम जो है भाई उसका एटॉमिक नंबर है 27। सो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, सॉरी एलुमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, एटॉमिक नंबर है 13।
सो 8 2 10 हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन बचे वो थर्ड शेल में। और जो क्लोरीन है उसके 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के टोटल 17 है, 2 फर्स्ट में आ सकते हैं, सेकंड में 8 ही आ सकते हैं, और बाकी 7 इलेक्ट्रॉन बचे जो कि उसके थर्ड शेल में गए। ओके, सो आप देख सकते हैं कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में है 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट मीन्स कि अगर ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में रह जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये कंप्लीट हो जाएगा ऑक्टेट। दैट्स वाई एल्यूमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करती है। लेट्स सी एल्यूमिनियम, ठीक है, और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर 3+ चार्ज आ जाता है। और अगर क्लोरीन की बात की जाए तो क्लोरीन के बाहर हैं जी 7 इलेक्ट्रॉन, तो दैट मीन्स कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये 3 क्लोरीन जो हैं वो एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। एक क्लोरीन एक लेता है, इस तरह 3 क्लोरीन 3 इलेक्ट्रॉन उसके ले लेते हैं। और इस तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे +3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ले लिए तो इस साइड पे लिखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन दे दिए तो फिर इस साइड पे लिखेंगे। अच्छा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो तीनों क्लोरीन्स के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, और अब जब ये एल्यूमिनियम और क्लोरीन आपस में मिलेंगे, एल्यूमिनियम का आयन 3+, ये 3 क्लोरीन्स के आयन को अट्रैक्ट करेगा और ये बना देगा AlCl3। ओके, तो ये आपने सारा इस तरह से लिखना है, और आपने यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन से पहले एक्सप्लेन करना है कि एल्यूमिनियम विल लॉस इट्स 3 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल एंड क्लोरीन विल 3 क्लोरीन एटम्स विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एल्यूमिनियम टू बिकम स्टेबल। ठीक है, और उसके बाद ये दोनों आप मिला देंगे और आप कहेंगे इस तरह thus ionic bond is formed between aluminium ion and chloride ion to form AlCl3। okay? इसी तरह से आपने बाकी सबका भी करना है। नेक्स्ट है जी MgF2। ओके, सो लेट्स सी। ठीक है, जब हम Mg का लिखते हैं, Mg होता है 12। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में, और 2 ही बचे, 2 इसके हैं जी आउटर मोस्ट में। फ्लोरीन जो है उसका है एटॉमिक नंबर है 9, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 7 इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में, तो 9 हो गए। ठीक है, दैट मीन्स फ्लोरीन के बाहर 7 है तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और मैग्नीशियम के बाहर 2 हैं, सो मैग्नीशियम losses its 2 electron to complete its octet। okay, so let's write magnesium, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए and it became Mg2 positive। इसी तरह से फ्लोरीन है, फ्लोरीन 2 फ्लोरीन आएंगे और इसके 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि एक फ्लोरीन तो एक ही ले सकता है, तो 2 फ्लोरीन gains 2 electrons and become 2F- आइंस। तो जब ये प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, Mg2 + 2F- इज इक्वल्स टू MgF2। ठीक है, सो इस तरह से इनमें आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा। उसी तरह आप इंग्लिश में यहाँ पर लाइन्स ऐड करेंगे कि मैग्नीशियम लॉसेस इट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल एंड each fluorine gains 1 electron from magnesium to become stable। ठीक है, फिर आप इक्वेशन लिखेंगे और फिर आप इस तरह से इनका आयनिक बॉन्ड बताएंगे। नेक्स्ट इज AlN, तो इसके लिए क्या होगा जी, उसी तरह एल्यूमिनियम की वही आ जाएगी 13 2 8 10 और 3 बाहर, और नाइट्रोजन जो है वो 7 होता है एटॉमिक नंबर, 2 आ जाएंगे फर्स्ट शेल में, बाकी कितने बचे 5 सेकेंड शेल में। सो एल्यूमिनियम विल लॉस इट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट
and nitrogen will gain 3 electrons to complete its octet. ठीक है, नाइट्रोजन के 5 है ना, तो अगर 3 और आ जाए तो ये 8 हो जाएगा, तो इसलिए एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। सो लेट्स राइट एल्यूमिनियम। तो ये एल्यूमिनियम जो है इसके ऊपर आ जाएगा 3+ चार्ज, बिकॉज इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, और जबकि नाइट्रोजन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा और उस पर आ जाएगा -3 चार्ज। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनके चार्जेस कैंसिल हो जाएंगे और ये AlN बन जाएगा। ठीक है, इस तरह इनमें आयनिक बॉन्ड बन गया। अगर हम एक और देखें, वो है जी कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, CaO। सो यहाँ पे भी कैल्शियम लिख लेते हैं। इट्स एटॉमिक नंबर इज 20, 2 फर्स्ट शेल, 8 सेकेंड शेल, 8 थर्ड शेल and 2 in the outermost shell. And oxygen atomic number is 8, 2 in the first shell, 8 in the second shell. No, सेकेंड शेल के अंदर होंगे कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, इस तरह यूनिट होगा। अच्छा, अब ऑक्सीजन चाहेगा कि इसके बाहर जो 6 है 2 और आ जाएं, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम से ले लेगा, गेन करेगा और स्टेबल हो जाएगा। एंड कैल्शियम विल लॉस इट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। सो लेट्स राइट कैल्शियम पे 2+ चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। इसी तरह ऑक्सीजन, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल बिकम O-2। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, they will form ionic bond. नेक्स्ट है व्हाट आर फायरवर्क। इसकी अगेन डेफिनेशन आएगी और सिग्निफिकेंस आएगी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा कि ब्यूटीफुल फायरवर्क्स आर डिस्प्ले आर कॉमन ऑन सेलिब्रेशन लाइक पाकिस्तान डे और इवन ऑन मैरिजेस। A technology invented in China is used all over the world. But it is dangerous but careful use of various elements and particularly metal salts of different compositions give beauty and color to the fireworks. ठीक है, ये सारा आप इसमें लिखेंगे। और फायरवर्क्स की सिर्फ डेफिनेशन पूछी गई है जो कि सेलिब्रेशंस वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, लाइक पाकिस्तान डे पर या किसी भी इवेंट के ऊपर यूज़ होते हैं। और ये हर जगह, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि हर जगह यूज़ होते हैं। चाइना से स्टार्ट हुए लेकिन अब पूरी वर्ल्ड में यूज़ हो रहे हैं। और ये जो हैं वो डिफरेंट, इनमें सॉल्ट्स यूज़ होते हैं कुछ मेटल के, तो वो क्या करते हैं, वो कलर और ब्यूटी देते हैं फायर को। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर इन द पीरियोडिक टेबल? डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो यहाँ पे एटॉमिक नंबर की सिग्निफिकेंस है। एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास से ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इसकी वजह ये है कि रेगुलरली इंक्रीज़ करता है, यानी हर एलिमेंट का एक ख़ास एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, और लेफ़्ट टू राइट ही इंक्रीज़ करता है, यानी कि आपका हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, इस तरह 1 2 3 हर एटॉमिक नंबर का एक एक एलिमेंट होता है। ठीक है, और हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स होता है। ठीक है, इस वजह से पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अरेंज किया गया और 1913 में ये डिस्कवर हुए। ठीक है, और इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है इसके अकॉर्डिंग अरेंज है। और जब इनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो उससे पता चला कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स रिपीट होती थी, यानी सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गए। एंड इसके अलावा एवरी 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट के साथ मिलती जुलती थी, लाइक सोडियम की प्रॉपर्टी लिथियम की प्रॉपर्टी से मिलती है। तो ये एटॉमिक नंबर वाला सारा आएगा। इसके अलावा ग्रुप्स और पीरियड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई हैं। यहाँ पर है आपके पास पहले पीरियड।
फर्स्ट पीरियड इस कुछ शॉर्ट पीरियड कहते हैं कि उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं। फिर सेकंड पीरियड में और थर्ड में 8 एलिमेंट्स हैं, उन्हें कहते हैं नॉर्मल पीरियड्स। ठीक है, इसके अलावा जो फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड हैं इन्हें लॉन्ग पीरियड कहते हैं, और क्योंकि इनके अंदर 18 एलिमेंट्स हैं। फिर जो 6th एंड 7th हैं उनके अंदर 32 तक एलिमेंट्स हैं, उन्हें कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड्स। अब इन पीरियड्स के अंदर क्योंकि इतने ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं आ सकते थे, फिर वो पीरियोडिक टेबल एक पेज से बाहर चला जाता है। इस वजह से उनमें कुछ एलिमेंट्स को वहाँ से उठाकर पीरियोडिक टेबल के नीचे प्लेस किया गया है। ठीक है, और वो है एटॉमिक नंबर 57 से स्टार्ट हो रही एक सीरीज़ है, और एक एटॉमिक नंबर 89 से स्टार्ट हो रहे 14 एलिमेंट्स हैं, 2 सीरीज़, और एक का नाम है लेंथेनम और एक सीरीज़ का नाम है एक्टिनम। ठीक है, और लेंथेनम जो है उसका फर्स्ट एलिमेंट यानी जिसका एटॉमिक नंबर 57 है उसका नाम है लेंथेनम, तो उस सीरीज़ को कहते हैं लेंथेनाइड्स। इसी तरह जो एटॉमिक नंबर 89 वाला एलिमेंट है उसका नाम है एक्टिनियम, तो उससे जो सीरीज़ स्टार्ट होती है 14 एलिमेंट्स की उसे कहते हैं एक्टिनाइड्स। तो उन दोनों को नीचे इसलिए रखा गया कि ताकि पीरियोडिक टेबल एक मैनेजेबल फॉर्म में आ सके। लाइक हियर यू कैन सी लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। इनकी प्लेस यहाँ पर है, लेकिन यहाँ से इनको निकाल कर नीचे रखा गया, और इनकी प्रॉपर्टीज़ भी एक आपस में मिलती हैं, इनसे थोड़ी सी डिफरेंट। सारे के सारे पीरियड्स जो हैं वो अल्कली मेटल से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर पीरियड जो शुरू हो रहा है शुरू में, यानी कि यहाँ पर इनके जो एलिमेंट प्रेजेंट है इट इज़ कॉल्ड अल्कली मेटल, और लास्ट वाले जो एलिमेंट हैं इनके हर पीरियड का लास्ट एलिमेंट इट इज़ कॉल्ड नोबल गैस। ठीक है, सिर्फ जो फर्स्ट पीरियड है उसके स्टार्ट वाला एलिमेंट इट्स नॉट एन अल्कली मेटल, सिर्फ ये जो है ये मेटल नहीं है, बाकी सारे पीरियड्स के स्टार्ट जो हैं वो अल्कली मेटल से ही होते हैं। और एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सब के अंदर नंबर ऑफ शेल्स सेम होते हैं। यहाँ पे उसने दिखाया भी हुआ है कि पीरियड नंबर और उनके नेम क्या है, उनमें कितने कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, और उनके एटॉमिक नंबर्स कहाँ से कहाँ तक हैं। फिर ग्रुप्स आ जाते हैं। ग्रुप 1 के अंदर आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, और जो ग्रुप हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है वैलेंस शेल की। लाइक यू कैन सी यहाँ पर अल्कली मेटल पहला ग्रुप है, और उन सब की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS1 है, यानी उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो सबसे एंड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वहाँ पे S1 ही आएगी कन्फिग्रेशन। ठीक है, स्टार्ट में तो चेंज ही होगी, लेकिन लास्ट जो शेल है लास्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी NS1। इस तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ग्रुप है, इनके लास्ट में होगी NS2। फिर बोरोन है जी, उसमें लास्ट में होगी NS2NP1। तो इस तरह से जो एलिमेंट्स हैं इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप के एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज नहीं होते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी क्योंकि वैलेंस की सेम है दैट्स वाई इन्हें एक फैमिली कहते हैं। ठीक है, इनके फैमिली नेम्स लिखे गए हैं, बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, और इनकी ये वैलेंस कन्फिग्रेशंस हैं। जो ग्रुप 1 एंड 2 हैं और 13 to 17 है उन सबको नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं, लेकिन जो सेंटर में आते हैं सेंटर वाले सारे हैं उन्हें कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और वो है ग्रुप नंबर 3 से 12 तक। उनमें जो है वो D और F सब शेल इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। सो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द डुब्राइनर्स ट्राइएड्स विद एग्जांपल और कंट्रीब्यूशन ऑफ कैनिज़ारो एंड राइट अ नोट ऑन न्यूलैंड ऑक्टेव्स। इन तीनों की इंट्रोडक्शन, इनकी कंट्रीब्यूशन और लॉ स्टेटमेंट्स और एग्जांपल। सो यहाँ से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं दिस वन, फिर डुब्राइनर्स ट्राइएड आ जाएंगे। इनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी कि इसने 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए थे और उन्हें अरेंज किया था, और उसने कहा था कि जो सेंट्रल एटम है उसका जो मास होगा वो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के मासेस के जो एवरेज है उसके इक्वल आएगा। ठीक है, यानी 40 + 137 करें और डिवाइड बाई 2 करें तो 88 आएगा सेंटर वाले का। इस तरह उसने 3 एलिमेंट्स के बहुत सारे ग्रुप्स बनाए थे, और इन 3 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मिलती जुलती हैं, लेकिन इसको इतनी एक्सेप्टेंस नहीं मिली क्योंकि बहुत ही कम एलिमेंट्स अरेंज किए गए थे। फिर है ऑक्टेव्स, न्यूलैंड की कंट्रीब्यूशन है। न्यूलैंड ने
कैनिज़ारो ने एक्चुअली 1860 के अंदर, कैनिज़ारो की पहले कंट्रीब्यूशन है 1860 में, उसने एटॉमिक मासेस डिस्कवर किए, ठीक है। तो उसके बाद न्यूलैंड की कंट्रीब्यूशन है 1864 में, उसने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिए। उसने कहा कि जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है एटॉमिक मासेस के हिसाब से, तो हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होती है फर्स्ट एलिमेंट के साथ। सो इसको उसने म्यूज़िकल नोट्स के साथ भी कंपेयर किया, लाइक सा रे गा मा पा, वो जो है वो धा नी सा, यानी सा दोबारा रिपीट हो जाता है। 8th जो उसका नोट है वो फर्स्ट वाले के साथ रिपीट होता है, मैच होता है। लेकिन इसको भी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिली, क्योंकि जो एलिमेंट्स अभी डिस्कवर नहीं हुए थे इसने उसके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी, नोबल गैसेस का भी पता नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से ये दो आपके पास आ जाएंगे इसमें। व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड एंड व्हाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, डेफिनेशन आएगी इसकी, फिर एग्जांपल आएगी, देन आपके पास ये चीज़ आएगी, इसका रीजनिंग सारी और इम्पोर्टेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन लिखेंगे। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एक फोर्स ही होती है दो चीज़ों के दरमियान, ठीक है। तो दो एटम्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, ठीक है। और वाई डू एटम फॉर्म, उसमें आपके पास ये सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए पहले आप केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन लिखने कोई सा भी कर दें, एच और एच के दरमियान बॉन्ड बना के शो कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने ये सारे रीजंस वगैरह लिखने हैं, और उसके बाद आपने थोड़ी सी सिग्निफिकेंस लिख देनी है, ठीक है। सो इसके लिए फर्स्ट है जी डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल, ठीक है। ये है किसी भी एटम को, कोई भी एटम जो है वो चाहता है वो स्टेबल हो जाए, तो उसके लिए वो नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन करना चाहता है, ठीक है। तो डुप्लेट रूल क्या है, डुप्लेट रूल कहता है कि अगर एक एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कर ले, अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, वैलेंस का मतलब है आउटर मोस्ट, तो इट इज़ कॉल्ड डुप्लेट रूल। जैसे हाइड्रोजन और हीलियम है, अगर उनके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो दैट मीन्स दे आर स्टेबल। और इसी तरह ऑक्टेट रूल कहता है कि अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा पूरे पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स अगर उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हों तो वो ऑक्टेट रूल को ओबे करते हैं और वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। जबकि नोबल गैसेस की अगर हम बात कर लें तो उनके बाहर ऑलरेडी 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में, दैट मीन्स दे आर ऑलरेडी स्टेबल, ठीक है। ये स्टेबल हैं, स्टेबल का मतलब ये होता है कि रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। दैट्स वाई दे आर नॉन रिएक्टिव, क्योंकि इनके पास ऐसी कोई स्पेस नहीं है कि किसी और इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर जगह दे सकें, दे आर ऑलरेडी स्टेबल, ठीक है। सो दे डोंट गेन शेयर और लॉस इलेक्ट्रॉन, दे आर नॉट रिएक्टिव, ओके। उसके बाद अब हर एटम यही चाहता है कि वो भी नोबल गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर ले और वो स्टेबल हो जाए, ठीक है। इसकी वजह से एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दें, विच इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। तो एटम जो है वो 3 तरीके से अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दें, गिव कर दें, या फिर वो गेन कर लें, या फिर वो शेयर कर लें किसी और के साथ अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर उसके इलेक्ट्रॉन लेस देन 3 हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन अगर उसके 3 से कम हैं तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करते, बजाय ये कि वो इतने सारे गेन करेगा, वो अपने 3 या 2 या 1 जितने इलेक्ट्रॉन हैं उनको लॉस करते। लेकिन अगर उसके बाहर वाले शेल में 5 से ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं, तो 5 तो नहीं ना अपने लॉस करेगा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो उससे बेहतर है कि वो 2-3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और अपने 8 कंप्लीट कर ले, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर उसने बताया है कि जो पीरियोडिक टेबल में किसी एटम की पोजीशन होती है वो उसका ग्रुप नंबर जो होता है उसी से पता चलता है कि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। फॉर एग्जांपल उसने बताया कि ग्रुप 1 जो है उसके आउटर मोस्ट उसके तमाम एलिमेंट ग्रुप 1 में आते हैं, सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सारे एलिमेंट्स, ठीक है। उन सब के बाहर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा उनके वैलेंस शेल में, क्योंकि उनका ग्रुप नंबर 1 है। सिमिलरली करें ग्रुप 17 जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि उसका ग्रुप नंबर 17 है। इसको 7A भी कहते हैं, ठीक है। 3rd चैप्टर में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑक्टेट रूल, व्हाई डू एटम्स ऑलवेज स्ट्रगल टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।
ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन आ जाएगी, देन एग्जाम्पल आ जाएगी, देन आपके पास आ जाएंगे इसके मेथड्स, और उसके बाद ये किस तरीके से नियरेस्ट अटेन की जाती है नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन, और फिर एक्सप्लेनेशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी बच्चे यही आएगा जो आपने थर्ड में अभी देखा कि एटम्स केमिकल बॉन्ड, क्योंकि उसमें आपने देखा ऑक्टेट रूल भी आया, उसमें वो सारे मेथड्स भी आए जिससे नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटम अटेन करते हैं, यानी या गेन करके या लॉस करके या शेयर करके। तो वो सारा ही यही वाला सारी चीज़ जो है वो इस लॉन्ग में भी आ जाएगी। सो दिस वाज योर पेपर, थैंक यू।